कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पाठ तीसरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कक्षा 5वीं 6ठी और 7वीं में आपने पदार्थों के होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ाई की थी। आपने सीखा था दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का अर्थ आप जानते हो, जो परिवर्तन अस्थायी स्वरूप का होता है और परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के बाद जो भी बदलाव होता है उस बदलाव को आप दोबारा मूल रूप में ला सकते हो। ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसके उदाहरण भी आपने कक्षा 6ठी 5वीं और 7वीं में देखे हुए हैं, जैसे कि अ, अगर आपने कपड़े धोए तो सूखे कपड़े गीले हो जाते हैं। गीले कपड़ों को दोबारा आप धूप में रख के सुखा सकते हो। दाल और चावल अगर मिक्स हो गए तो आप दाल चावल को चुनकर अलग अलग कर सकते हो। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है जब कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन अगर स्थायी रूप का हो तो उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि सब्जियों का सड़ना, दूध का फटना, दूध का दही में रूपांतरण होना। एक बार ये बदलाव हो गया तो दोबारा मूल पदार्थ आप नहीं पा सकते और बदलाव हुए पदार्थ में मूल पदार्थ के कोई भी गुणधर्म पाए नहीं जाते। परंतु भौतिक परिवर्तन में बदलाव होने के बाद भी मूल जो गुणधर्म होते हैं वो नष्ट नहीं होते। इस वर्ष 10वीं कक्षा में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यह पाठ पढ़ते वक्त हम रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, रासायनिक अभिक्रिया होते समय क्या क्या घटनाएं घटती है और रासायनिक अभिक्रिया के नियम क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग कब लेता है, जब उसकी अष्टक स्थिति पूर्ण नहीं हो रही हो, तब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि उस तत्व को अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करनी होती है। रासायनिक बंध निर्माण करके तत्व अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करता है और यौगिक का या यौगिक का निर्माण करता है। ये हमने कक्षा 8वीं में और 9वीं में पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन होता है और परिवर्तन जो होता है द्रव्य में संगठन परिवर्तित होता है और जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन स्थायी रूप का होता है। इसके विपरीत हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी रूप का होता है और दोबारा आप मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। तो इसी आधार पर मैं रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा बताऊंगी वो क्या होगी कि जिस अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक बंधों का विभाजन होकर नए स्थायी रूप के उत्पादकों में रूपांतरण होता है, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मूल पदार्थों के जो रासायनिक बंध हैं उसका विभाजन होता है और नई नए रूप के स्थायी उत्पाद जो है आपको प्राप्त होते हैं। और ये जो स्थायी उत्पाद होते हैं, स्थायी का मतलब है जिनमें कोई बाद में परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे फाइनल, उसमें अभी दोबारा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। एक बार रासायनिक बंधन टूट गया और नए पदार्थ की निर्मित हो गई तो वो नया बनने वाला पदार्थ स्थायी स्वरूप का होता है। जैसे कि आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग होने के बाद पानी यानी कि H2O का निर्माण होता है। अब यहाँ पर H2O स्थायी स्वरूप का यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के भी गुणधर्म पाए नहीं जाते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भी
गैसीय अवस्था में होते हैं और पानी यानी कि H2O द्रव अवस्था में होता है। यानी कि जो यहाँ पर जो रासायनिक बंध हो रहे हैं, जो अभिक्रिया कारक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों के भी संयोग के बाद, रासायनिक बंध के बाद प्राप्त होने वाला पानी यानी H2O, इसके गुणधर्म टोटली अलग होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ नियम होते हैं, वो हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक सूत्र की सहायता से, अब रासायनिक सूत्र आप सबको पता है कि सभी तत्वों का और यौगिकों का एक सूत्र होता है, उसे एक सूत्र के जरिए लिखा जाता है। ये हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि हम बार बार बड़े अक्षरों में कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की बजाय कार्बन और ऑक्साइड, कार्बन के लिए हम सी, कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं। ओ अंग्रेजी ओ लिखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखते समय हम CO2 इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे, तो इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। तो रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति करना, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम जब सांकेतिक रूप में या सूत्र के रूप में लिख रहे हो, ऐसा सूत्र या ऐसी सांकेतिक भाषा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हो, हमें रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार से घटित हो रही थी या हो रही है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती हो, ऐसे रासायनिक सूत्र को या ऐसी अभिव्यक्ति को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है, बड़े लंबे चौड़े 3 लाइन में मैंने रासायनिक अभिक्रिया को स्पष्ट किया है। क्या लिखा है देखो, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता है। इस इतने लंबे चौड़े वाक्य को मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो मैं उसे ऐसे लिखूंगी, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन को जिंक के चूर्ण में यानी कि जस्ते के चूर्ण में मिलाने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर। यहाँ पर केवल रासायनिक सूत्र के माध्यम से मैंने रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त किया है, इसलिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ये क्या है, ये है अपना रासायनिक समीकरण। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है वो पहले देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों के लिखने के नियम क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है। अभिक्रिया कारकों का रूपांतरण उत्पाद में होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो जो अभिक्रिया कारक आपके पास है, उस अभिक्रिया कारक का रूपांतरण उत्पाद में होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास चाय है और शक्कर है, चाय की पत्ती है और शक्कर है और पानी है, तो इन तीनों को मिलाने के बाद यहाँ पर चाय की पत्ती, शक्कर और पानी, ये क्या है, अभिक्रिया कारक। और इन तीनों को मैंने मिलाया, उनको उबाला, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त हुआ है, चाय, जिसे हम रोज़ सुबह बड़े चाव से पीते हैं। हमें सबको चाय पसंद होती है। अब ये चाय जो बन गई है, पतीले में जो उबली हुई चाय है, वो क्या है, वो उत्पाद है। किसका, तो चाय पत्ती, शक्कर और पानी, इन तीनों को जब मैं प्रमाण में मिलाती हूँ तो और उनको उबालने के बाद उनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद मिला, जो थी मेरी चाय। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण बताया है, ताकि आपको अभिक्रिया कारक का रूपांतरण उत्पाद में कैसे होता है ये समझ में आए। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है।
रासायनिक अभिक्रिया होते समय जो परमाणुओं का कुल अनुपात है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। वो अनुपात कुल रहता है, कायम रहता है। यानी कि अभिक्रिया करते समय आपने कितनी ग्राम शक्कर ली, कितने चम्मच चाय की पत्ती ली, कितने कप पानी लिया, ये सारा अनुपात जैसा का तैसा चाय उबलने के बाद चाय उबली हुई चाय में कायम रहता है। उबली हुई चाय में भी आप यही बताओगे कि इस चाय में 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 कप पानी था। ये आप कायम स्वरूप में बता सकते हो। ऐसा नहीं होगा कभी कि उबलने के बाद चाय जो है पतीले से बाहर निकल के दुगनी हो गई। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रमाण पहले होता है वही प्रमाण बाद में भी कायम रहता है। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता। मैं आपको बार बार चाय पत्ती का उदाहरण दे रही हूँ, कृपया करके उसे ध्यान में ना रखें। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ आसान भाषा में, हमारी रोज़ की भाषा में, ताकि आप कंसेप्ट समझ सको। अगर मैं आपको जैसे बाद में हम पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आपको इन बातों का अर्थ में समझाती जाऊंगी। फिलहाल मैं आपको आसान भाषा में उदाहरण बता रही हूँ। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सुरक्षित रहते हैं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होते समय कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता। यानी कि जैसे हमने पहले वाला यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, आप देख सकते हो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए आप यहाँ पर कॉपर 1 है, इस तरफ आप देखो यहाँ पर कॉपर 1 है तो यहाँ पर भी कॉपर 1 है। यहाँ पर S1 है तो यहाँ पर भी S1 है। यहाँ पर O4 है तो यहाँ पर भी O4 है। यहाँ पर Zn1 है तो यहाँ पर भी Zn1 है। इसे कहते हैं संतुलित द्रव्यमान। अभिक्रिया कारक में और उत्पाद में समान द्रव्यमान के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉपर इधर भी है, कॉपर इधर भी है, यानी कि कॉपर नष्ट नहीं हुआ है। कॉपर को रिप्लेस करके, कॉपर का विस्थापन करके आपका जिंक सल्फेट तैयार होता है, परंतु ऐसी अवस्था में कॉपर नष्ट नहीं होता, कॉपर वही का वही रहता है। कॉपर जो है जहाँ का तहाँ रहा, कॉपर यहाँ पे नष्ट नहीं होता, सिर्फ रिप्लेस हो गया, उसका विस्थापन हो गया। चौथा पॉइंट देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तैयार होने वाले उत्पाद के गुणधर्म अभिक्रिया कारकों के गुणधर्म से चौथा पॉइंट देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तैयार होने वाले उत्पाद के गुणधर्म अभिक्रिया कारकों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तैयार होने वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अभिक्रिया कारक होते हैं, इन अभिक्रिया कारकों के गुणधर्म और उनसे मिलने वाले रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलने वाले उत्पादकों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होते समय कभी कभी ऊर्जा उन्मोचित की जाती है, मुक्त होती है, या कभी कभी ऊर्जा अभिशोषित यानी कि अंदर शोषित कर ली जाती है। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के 5 महत्व है, इसे अपने ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम क्या है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको नियम बताए गए हैं। इन नियमों का अपने पालन करते हुए रासायनिक अभिक्रिया को लिखना होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया कारक हमेशा बाईं ओर और उत्पाद हमेशा दाहिनी ओर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है अभिक्रिया कारक जो कि बाईं ओर है और ये है उत्पाद जो कि दाहिनी ओर है। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो होता है, अभिक्रिया कारक जो होता है वो कहाँ होता है,
अभिक्रिया कारक बाईं ओर और उत्पाद दाहिनी ओर होता है। अगर दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हो तो उन अभिक्रिया कारकों के बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो Na+Cl। यहाँ पर एक से अधिक अभिक्रिया कारक भाग ले रहे हैं, इसलिए हमने बीच में प्लस साइन लगाया है। और अगर उत्पाद भी एक से अधिक मिल रहे हो तो भी हम दो उत्पादकों के बीच में प्लस साइन लगा सकते हैं। इसके बाद अभिक्रिया कारक और उत्पाद के बीच में हमेशा एक तीर का निशान लगा होता है, इस प्रकार से। इस तीर के निशान के उपयोग से आपको समझ में आता है कि तीर के निशान के बाईं तरफ अभिक्रिया कारक और दाहिनी तरफ उत्पाद होता है। अभिक्रिया कारक की जो ये जो रासायनिक समीकरण में जो तीर लगा हुआ है, इस तीर के ऊपर अगर हम उष्मा दे रहे हैं, उष्णता दे रहे हैं, तो छोटा ट्रायंगल, छोटा त्रिकोण हम बनाएंगे जो कि संकेत चिन्ह है उष्मा का। इसी प्रकार से तीर के ऊपर हम तापमान, उष्मा, दाब और उत्प्रेरक, इस प्रकार के जो हम परिवर्तन लाने वाले हैं या जिन घटकों का हम उपयोग करने वाले हैं अभिक्रिया कारकों में, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? तापमान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभिक्रिया कारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होती है, उस भौतिक अवस्था को हमें हम लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पर सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में ले रही हूँ और ऑक्सीजन जो है वो मेरी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आएगा कि सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में इस्तेमाल करना है। अगर H2O यानी कि पानी अगर निर्माण हो रहा हो तो पानी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, L यानी कि लिक्विड, पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से हम चिन्हांकित करके हमारे रासायनिक अभिक्रिया में और डिटेल्स दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर गैस मुक्त हो रही हो तो ऊपर जाने वाला तीर लगाना है और अवक्षेप निर्माण हो रहा हो तो उसे नीचे वाले तीर से दर्शाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही हो तो मैं उसे इस प्रकार से ऊपर जाने वाले तीर से दर्शाऊंगी, और सोडियम क्लोराइड जैसा अगर अवक्षेप तैयार हो रहा हो तो मैं उसे डाउन एरो यानी कि नीचे जाने वाले तीर से दर्शाने वाली हूँ। इस प्रकार से हमने आज रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी, हमने रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखी, हमने रासायनिक अभिक्रिया के महत्व जाने और रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम देखे। ये 6 नियम मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इस प्रकार से आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली क्लास में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और संतुलित करने के 4 आसान सोपान हम देखने वाले हैं, और उसके पश्चात हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि हमने ऑलरेडी कक्षा 8वीं में और 9वीं में पढ़े थे, उनका दोबारा हम यहाँ पर दोहराव करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपने दिए गए नोट्स को, जो भी स्लाइड्स में यहाँ पे प्रेजेंटेशन में नोट्स दिए गए हैं, वीडियो में लिखकर दिए गए नोट्स है, उन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद।